आर्मी चीफ के दिए बयान पर भारत की प्रतिक्रिया, जिसमें भारत की तरफ से कहा गया है कि देखो तुम जितना चाहे बयान दे दो, कुल मिलाकर तुम्हें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ना होगा। भारत का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्यों आया, इसके पीछे की वजह है इनके सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित एक विदेशियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, यानी जो पाकिस्तानी बाहर जाकर बस गए उनको वापस बुलाया गया, उन्हें कमरे में बिठाकर सुनाया गया और सुना करके उन्हें याद दिलाया गया कि पाकिस्तान क्यों बना था। उन्हें याद दिलाया गया कि पाकिस्तान के बनने में धर्म का क्या योगदान है। उन्हें याद दिलाया गया कि पाकिस्तान भारत से अलग क्यों है और उन्हें याद दिलाया गया कि मुसलमान हिंदू से अलग क्यों हैं। सेना के अध्यक्ष का इस तरह से बयान आना, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से यह जहर उगला हो कि ये हमसे हर मायने में अलग हैं, एक और खास तरफ इशारा करता है। आज हम उसी का विश्लेषण करने वाले हैं। इनके बयान को भी सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी फ्रस्ट्रेशन की असल वजह क्या है। फिलहाल के लिए हेडलाइंस में कुल मिलाकर यही है कि आसिम मुनीर ने भारत के बारे में क्या कहा। आसिम मुनीर ने यूं क्यों कहा कि इनकी 13 लाख की फौज हमें डरा थोड़ी देगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तमाम बातें आज के सेशन में आसिम मुनीर के बातों को ही समझते हुए आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन भारत का बयान उन सबसे ऊपर, रणधीर जायसवाल जी के द्वारा यह कहना कि सुनो तुम्हारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, हमको तुम्हारे यहां से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो चाहिए। भारत का बयान है, आसान भाषा में है, सुना दिया मैंने बोल करके। फिलहाल के लिए कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और हम उसे वापस चाहते हैं। आसिम मुनीर क्यों मायने रखते हैं, उनका बयान पर हम इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार का अकेले नहीं चलती है, बिना सेना के सहयोग से पाकिस्तान की सरकार नहीं चलती है। ऐसे में सेना अध्यक्ष का बयान पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के पैगाम की तरह देखा जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान में दिए इस बयान को बहुत वैल्यू दी जा रही है। आइए तो पहले इस बयान की ही समीक्षा कर लेते हैं। पहले इस कंटेक्स्ट को देख लीजिए, तस्वीर को देख लीजिए। यह व्यक्ति आसिम मुनीर है, यहां की सेना का अध्यक्ष। सामने जो लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तानी हैं जो दुनिया भर में जाकर रहने लगे। हो सकता है उनमें से कुछ पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ दिए हों। अब ये जो ये उंगली कर रहा है, असल में ये 2 नेशंस की बात कर रहा है। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको सुनाई ना दे रहा हो। ये जोर दे दे करके ओवरसीज में रह रहे, यानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे लोगों को याद दिला रहा है कि देखो पहले पाकिस्तान के बारे में गर्व करो कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान के बारे में गर्व करने के लिए इसने वजह दी कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, कैसे पाकिस्तान बिल्कुल मदीना की तरह, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मदीना की स्थापना हुई, कुछ वैसे ही पाकिस्तान की स्थापना हुई। साथ ही साथ इसने यह भी याद दिलाने का प्रयास किया कि पाकिस्तान के लोगों, अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाना कि पाकिस्तान किस तरह से धर्म के आधार पर बना देश है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसने ये कही कि पाकिस्तान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, मुसलमान हिंदुओं से हर तरह से अलग है, हमें यह बात अपनी पीढ़ियों को बतानी होगी। इनके इन बयानों की समीक्षा तो मैं एक एक करके करता चलूंगा, लेकिन इनके इन बयानों में जो बातें कही गई उनमें हिंदुओं के प्रति इनके मन में जो भाव है, जो कि इनके हिंदू फोबिक होने को उजागर करता है कि अगर हिंदू धीरे धीरे इसी तरह ग्रोथ करते चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही संकट में आ जाए। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आगे और चलेंगे इस बात को डिटेल में लेकर, पहले ही इनके बयान की व्याख्या यही कर लेते हैं। जब ये बोलते हैं कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, कल्चरली अलग हैं, विश्वास में अलग हैं, फेथ में अलग हैं, रिलीजियस प्रोसेसेस में अलग हैं, ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं इन्हें भी ये लग रहा है कि जिस आधार पर पाकिस्तान ने अपने लिए एक मुल्क मांगा था, भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश मांगा था। ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। संभवतः आप इस काम को करके इस सेशन को भी अपनी तरफ से इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। उस देश को अब अपने अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, कहें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान, डिमांड कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। तो पूरे देश को यूनाइट करने का एकमात्र इनके पास अगर कोई कारण है तो वो है धर्म। तो ये याद दिलाते हैं कि हम बने क्यों थे, ये तो याद करो। यहां के सेना चीफ का यह कहना कि टू नेशन थ्योरी हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार था, तो वो टू नेशन थ्योरी थी क्या, उसके डिटेल में चलेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल केवल आधार रूप से यह जान लीजिए कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो और हिंदुओं के लिए एक अलग देश हो। तत्कालीन राजनीतिक दल ये नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के लिए भारत हो। उनका मानना था कि भारत में सभी धर्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, भारत सब धर्मों का देश हो। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को केवल इस्लाम को मानने वालों का देश रहना चाहता था। लेकिन अब उसे यह रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान से कई ज्यादा संख्या में हिंदुस्तान के अंदर अब मुसलमान प्रॉस्पेरस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर रह रहे मुसलमान अब पाकिस्तान के ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जैसे 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का बनना, अगर सही मायने में ये उस ही इस्लाम की वजह से एक रहे होते तो ये यूनाइटेड फॉर्म में रहे होते। लेकिन देश टूट गया और दोबारा टूटने की कगार पर पहुंच गया। बलूचिस्तान वाले लोग तो खुद को मोटिवेट ही ये कहकर करते हैं कि भाई जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश बना था, ऐसे ही एक दिन बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा। यानी कि इस्लाम इन्हें बांधने में कारगर साबित नहीं हो रहा। इसी वजह से ये बार बार इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि रियासतों में केवल 2 ही रियासतें ऐसी हैं जिन्हें कलमे के तौर पर बनाया गया। पहली रियासत तैयबा है, जिसको नबी यानी कि मोहम्मद साहब ने बनाया था, जिसे आज मदीना कहते हैं। और दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। मतलब इसका यह है कि पूरी दुनिया में 2 ही मुल्क ऐसे हैं जो सीधे तौर पर इस्लाम और कलमे की बुनियाद पर बने हैं। उनमें से एक मदीना, जो मक्का मदीना जिसे आप कहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान 1947 के अंदर बना। इसके पीछे का तर्क क्या है? कलमे में कहीं इसके बारे में जिक्र आता है। अब आप पूछेंगे कि एक देश के अंदर सेना अध्यक्ष है जो वीरता की बात करता तो समझ में आता, ये धर्म के ऊपर बयान दे रहा है, और वो भी बहुत पुराने घिसे पिटी बातें। जब पाकिस्तान बना था तब टू नेशन थ्योरी सुर्खियों में आई थी, क्योंकि उस समय के मुस्लिम लीग के नेताओं को लगता था कि अपने लिए एक अलग देश होगा तो संभवतया नेहरू जी के रहते या फिर गांधी जी के रहते या पटेल साहब के रहते वो लोग राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन अलग देश रहा तो उस देश के राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री या गवर्नर जनरल बन सकेंगे। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी उनकी वजह से देश तो बन गए, लेकिन देश के अंदर लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए धर्म को आधार बनाया गया था कि धर्म के लिए एक अलग देश मांग लो। अब उसी धर्म के अंदर ये वापस से जान फूंक रहे हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान में बिलीव रखो। किस बात का? इस बात का कि पाकिस्तान मदीना जैसी एक रियासत है। मतलब यहां पर रियासत मदीना वाला फीचर है, खुद मोहम्मद साहब के कलमे में इसका जिक्र है। अर्थात अब सेना को भी धर्म की जरूरत आ पड़ी है। सेना भी धार्मिक आधार पर खुद की वैलिडिटी चाहती है ताकि उसके खिलाफ हो रहे राजनीतिक विरोध को वो हैंडल कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो इमरान खान आसिम मुनीर के सख्त खिलाफ थे। इमरान खान का मानना ही यह है कि उन्हें जेल में भिजवाने वाला आसिम मुनीर है, जो वर्तमान में सेना अध्यक्ष है। पाकिस्तान के अंदर जब इमरान हुआ करते थे तब सबको यही कहते थे कि जिस तरह गरीबी के हालात में कभी मदीना आज इतने प्रॉस्पेरस स्टेट तक पहुंच गया क्योंकि पैगंबर साहब ने उसे बनाया था, ऐसे ही पाकिस्तान को भी पैगंबर साहब ने बनाया है, और यह भी एक दिन बहुत प्रॉस्पेरस होगा, गरीबी के दिन खत्म होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आसिम मुनीर इमरान खान के समर्थन वाले बयान देते हुए ओवरसीज लोगों के सामने दिखाई दिए। इसकी और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका आसिम मुनीर को लेकर इस समय बड़ा तल्ख है। उसे लगता है कि आसिम मुनीर को ही हटा दिया जाना चाहिए, तभी इमरान वापस आएंगे। लेकिन इमरान जैसे बयान देकर वो अपनी सॉफ्ट
छवि पेश कर रहे हैं, या फिर यह कहिए कि धर्म के लिए एक कट्टर छवि पेश कर रहे हैं, ताकि लोगों को वो भी एक ऑल्टरनेटिव टू दी गवर्नमेंट नजर आए। कुल मिलाकर इतनी सी बात शुरुआत में दिखाई देती है। अब तथ्यात्मक जानकारी इस पर डिस्कस करते हैं कि आफ्टर ऑल ये टू नेशन थ्योरी थी क्या, और समस्त भारतीय जो इस समय मुझे सुन रहे हैं उनके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न यह बनता है कि जब दो देशों की डिमांड थी और उस डिमांड में धर्म के आधार पर देश बनने की बात थी, तो भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र उस समय घोषित क्यों नहीं कर लिया, जब इस्लाम को मानने वाले अपने लिए एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे। यह दिमाग में थॉट रखते हुए अब आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, जब ये टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, वहीं से निकलकर आता है। पाकिस्तान का बनना असल में द्विराष्ट्र सिद्धांत की वजह से ही संभव हुआ था। पाकिस्तान के जो पूर्व थे, यानी कि जो इनके पूर्वज थे, जो भारत में उस समय रहा करते थे, वो मांग ही ये करते थे कि इस्लाम और हिंदुइज्म एकदम अलग हैं और इस्लाम को मानने वालों को एक अलग देश होना चाहिए, एक अलग देश मिलना चाहिए। जो मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान अपना बाप मानता है, मोहम्मद अली जिन्ना की ये सिद्धांत थी कि दो देश अलग होने चाहिए जो धर्म के आधार पर हैं। इसका मतलब धर्म को ही आधार मानकर दो देश बनाने की मांग चली आई थी पाकिस्तान बनाने से पहले, या यह कहिए कि पाकिस्तान बनाने की असल वजह धर्म के आधार पर देश का विभाजन था। तो यह सबसे पहले कहां से आया, और उस समय के कांग्रेसी, उस समय के क्रांतिकारी या फिर जो देश प्रेमी थे, वो इस बात को इतनी भाव क्यों नहीं देते थे? इसके पीछे की कहानी सुनिए। देखिए, भारत में लंबे समय तक फॉरेन इन्वेडर्स का राज रहा है, चाहे अंग्रेजों का रहा हो और या अंग्रेजों से पहले विदेशी आक्रांताओं में मुगल मंगोल इनका रहा हो। ऐसे में भारत में कभी धर्म को अलग से ट्रीट नहीं किया गया था। अलग से ट्रीट नहीं किया गया था का मतलब कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो, अंग्रेजों को भी ऐसा लगा नहीं था। उन्हें यह लगता था कि इनके रीति रिवाजों में दूसरे रीति रिवाजों से भिन्नता होगी, लेकिन ये कोएग्जिस्ट करते हैं। और हमारे यहां पर इस सर्वधर्म संभाव के चलते ही बहुत सारे धर्म बहुत आसानी से फ्लरिश करने लगे। बहुत सारे विदेशी, यानी कि यहूदी तक भारत में आकर के, पर्शियन भारत में आकर के सुरक्षित महसूस करने लगे। ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियनिज्म को लेकर के आए, ईसाइयत को लेकर आए, वो यहां पर सक्सेसफुली सरवाइव करने लगा। दो नए धर्मों में से, मतलब सिखिज्म और बुद्धिज्म का जन्म यहां से माना जाता है। जैनिज्म का मूल भाव यहां से उत्पन्न हुआ माना जाता है। यानी भारत के अंदर विचारधारा की, उपासना की, अपनी थॉट की जो बुनियाद थी वो काफी मजबूत थी। हम ये मानते थे कि व्यक्ति, आज भी हमारे मूल सिद्धांत, जो मूल अधिकार हैं, उनमें हम उपासना के अधिकार को लेकर, फेथ को लेकर के बड़े सकारात्मक साउंड होते हैं। लेकिन अंग्रेजों को भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच रिफ्ट पैदा करनी थी। इसके पीछे की कहानी थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1905 के अंदर हुए बंगाल विभाजन से। असल मायने में बंगाल का विभाजन करना ब्रिटिशर्स की एक बड़ी नीति थी, जिसको उस समय के कर्जन नाम से एक गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने थॉटफुली प्लान किया था कि इतने बड़े बंगाल पर राज करना संभव नहीं हो पा रहा, तो इनको दो भागों में बांट देते हैं। अगर आपको क्लास को दो भागों में बांटना हो तो आप किस चीज को आधार बनाएंगे? या तो जेंडर को, कि चलो बच्चियों को अलग कर देते हैं, बच्चों को अलग कर देते हैं, या मार्क्स को, या उनकी हाइट को, या किसी ना किसी क्राइटेरिया को तो आप लेकर चलेंगे। अंग्रेजों ने क्राइटेरिया धर्म का लिया और बंगाल का विभाजन कर दिया। हालांकि उस समय का बंगाल इस विभाजन के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे सामाजिक ताने बाने में कभी भी एक दूसरे से मतभेद जैसी चीज थी ही नहीं। यही कारण था कि उस समय पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल दोनों एक साथ होने के लिए संघर्ष कर दिए और भारत में एक आंदोलन हुआ जिसे आप स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाने। बंगाल को एकजुट रखने के लिए, यानी पूर्वी बंगाल जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं और पश्चिम बंगाल जो आज भारतीय राज्य है, ये उस समय जब सेपरेट हुए तो इन्हें एक करने के लिए तगड़ा संघर्ष हुआ। इतना संघर्ष हुआ कि अंग्रेजों को अपनी राजधानी पश्चिम बंगाल से, आज के पश्चिम बंगाल कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली तक लानी पड़ी। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। बंगाल विभाजन जो है वो अंग्रेजों के लिए बैकफुट पे आने का एक बड़ा कारण बना। लोगों को यह विश्वास होने लगा कि अंग्रेजों को पीछे धकेला जा सकता है। अब अंग्रेज इस बात से तगड़े व्यथित हुए कि हमने दोनों को अलग किया और ये लोग वापस से एक होकर हमें पछाड़ दिए। उनको यह समझ में आ गया कि अब किसी को अगर भड़काया जाए तो वो व्यक्ति होगा जो संख्या में अपने आप को माइनॉरिटी में फील करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी में जो है उसके अंदर एक भय का भाव पैदा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुसंख्यक आपको बहुत आसानी से दिखने लगते हैं। उस समय अंग्रेजों ने
मुसलमानों के दिमाग में यह भय पैदा करना शुरू किया कि देखो बेटा, तुम्हारे साथ इंडिया में सब अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस में भी मेजॉरिटी में अगर आप देखते हो तो हिंदू बैठे हुए हैं और ये हिंदू राष्ट्र के लिए ही काम करते हैं। भारत में तब भी कुछ ऐसी फिलॉसफी थी नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की बातों को दिमाग में भरना शुरू किया गया। धीरे धीरे मुसलमानों को मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, क्योंकि आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का ही निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, तो ऐसे में अंग्रेज मुस्लिम लीग को फ्यूल दिया करते थे कि बेटा जाओ और भड़को अंदर जाकर के। तो धीरे धीरे इस्लाम को लेकर के थोड़ी डिमांड रेज होना शुरू हुई। यह डिमांड 1909 में जाकर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में दिखाई देने लगी। कैसे दिखाई देने लगी? अंग्रेजों ने बकायदा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुसलमानों के लिए कि भाई मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा। अब यह बात जैसे ही हुई, कहा जाता है कि 1909 आधिकारिक रूप से वो दिन था जिस दिन भारत के अंदर धर्म के आधार पर विभाजन की नींव डाली गई अंग्रेजों द्वारा। फूट डालो और राज करो के लिए उन्होंने फूट डालने का काम हिंदू और मुसलमानों में जो किया, उसकी जो बहुत बड़ी नींव थी वो इस बात से डली कि मुसलमान ही मुसलमानों को वोट देगा। दैट वाज द टाइम ऑफ 1909, जिसे आप मार्ले मोंटे रिफॉर्म्स के नाम से, मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इस सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ भारत में खूब प्रोटेस्ट भी हुए कि भाई आप इस तरह से हमारे सामाजिक ताने बाने को मत तोड़ो। लेकिन अंग्रेजों को समझ में आ गया कि कोई तो इससे खुश हुआ है, और वो था मुसलमान, कि वाह हम ही अपने के लिए बात चुनेंगे, अंग्रेजों के पास भेजेंगे। धीरे धीरे इस तरह की डिमांड और उठने लगी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के अंदर जब रिफॉर्म्स 1919 में आए तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट और धर्मों के लिए भी बढ़ा दिया गया। मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व कर दी गई। अंग्रेजों को अब यह समझ में आ गया था कि भारत की इस एकता को तोड़ने के लिए इन्हें धर्म के आधार पर बांट दो, ये आसानी से फिर राज किए जा सकते हैं। ठीक है साहब। मुसलमानों के बीच में और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई पैदा करी इन्होंने, उसी दौर में अंग्रेज फंस गए विश्व युद्ध के अंदर। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 के बीच में। उस प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 के बीच में, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों को लगा कि हम भारत से अप्रभावित रहेंगे, बस इनकी सेना को ले जाएंगे युद्ध में। लेकिन हुआ ये, उस युद्ध में अंग्रेज जो हैं वो तुर्की के अंदर जो खलीफा था उसके शासन को चैलेंज कर रहे थे। तुर्की युद्ध हार रहा था। तुर्की में बैठे खलीफा से भारत के जो मुसलमान थे ये अपने आप को अटैच मानते थे कि सारे मुसलमानों का जो गुरु है खलीफा, वो तुर्की में बैठता है। अब चूंकि भारत पर राज कर रहे अंग्रेज वहां बैठे हुए मुसलमानों के नेता को पछाड़ रहे हैं, उठाकर फेंक रहे हैं, इससे भारत का मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। कहते हैं कि उसी समय पर भारत में पहली बार मुस्लिम तुष्टीकरण देखा गया। मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता है कि गांधी जी ने उसी खलीफेट आंदोलन, जिसे आप खिलाफत के नाम से जानते हैं, वो असल में खलीफा के लिए हुआ आंदोलन था। उस खलीफेट आंदोलन के लिए मुसलमानों को साथ लिया कि आओ हम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। और यहीं से भारत में फिर से मुसलमान और हिंदू एक साथ होकर के गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन असल में मुसलमानों के द्वारा सपोर्टेड था, क्योंकि वो खलीफेट के लिए था, और इधर से गांधी जी को अपने लिए आंदोलन चलाना ही था कि अंग्रेजों को भगाना है। दोनों का उद्देश्य एक हो गया, दुश्मन कॉमन हो गया, वो था अंग्रेज। कोई बात नहीं। इस बीच में गांधी जी ने चोरा चोरी कांड के चलते 1922 में अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दिया। इससे मुसलमानों को यह लगा कि पहले तो आपको अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, तो आपने हमें इसलिए साथ ले लिया कि हमारा उद्देश्य और आपका उद्देश्य एक साथ है। आपने हमारी पुरानी मांगे स्वीकार कर ली, आपने सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार कर लिया, मतलब आपको यह पृथक निर्वाचन पद्धति जो अब तक बुरी लग रही थी, अब आपको यह पसंद आने लग गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक गलत चीज को भी सही मान लिया। इसी को ही तुष्टीकरण कहा जाता है कि आपको पता है कि यह चीज गलत है, लेकिन आप उसका समर्थन इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आपका राजनीतिक स्वार्थ है। उस समय गांधी जी का राजनीतिक स्वार्थ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अब वो था देश के लिए ही, लेकिन इसे अपीजमेंट के नाम से हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है। 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ और गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, तो वापस लेते ही देश के अंदर मुसलमान गांधी जी के खिलाफ हो गया कि आपने बिना हमसे कंसेंट लिए ही यह काम कर दिया। तो फिर से वो रिफ्ट पैदा हो गई, और वो जो 1909 में वो हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट, और उससे पहले जो अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना शुरू किया था, वो और मजबूत हो गया। उन्हें लगा कि इनको केवल अपने स्वार्थ चाहिए,
ऐसे में अपने आप को धोखे में पाकर मुसलमान और खिन्न होकर के कहने लगे कि नहीं, अंग्रेज सही हैं, वही हमारे लिए सही बात बोल रहे हैं। कोई बात नहीं साहब, हिंदू मुसलमान के बीच में थोड़ा डिवाइड और पैदा होने लगा। इस बीच में 1930 के अंदर मुस्लिम लीग का नेता बनता है मोहम्मद इकबाल, और वो आकर कहता है कि अब समय आ गया है कि केवल वोट से नहीं, एक देश से काम चलेगा। मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, और मुसलमान अलग देश में रहें और हिंदू अलग देश में रहें, इसको टू डिफरेंट नेशन थ्योरी कहा गया। तो जब भी आप द्विराष्ट्र सिद्धांत सुनते हैं तो यह द्विराष्ट्र सिद्धांत असल में हिंदू और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की बात थी। उस समय की कांग्रेस हिंदुओं के लिए एक अलग देश नहीं चाहती थी। उसका वजह था कि भारत में सिखिज्म भी था, जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, जोरोस्ट्रियन था, पर्शियन था, ये सब धर्म को एग्जिस्ट करते थे। और अगर ऐसा होता तो कल को फिर बुद्धिस्ट लोग अपना देश मांगने निकलते, जैनिज अपना निकलने मांगते, सिख अलग अपना देश मांगने निकलते। भारत की ये जो विविधता है ये बहुत खंड में निकल जाती। इसलिए हमने धर्म को आधार ना मानते हुए सेक्युलर स्टेट होने का निर्णय लिया। हालांकि सेक्युलर टर्म हमने बाद में संविधान में डाला, लेकिन आज भी मूल अधिकार जो आप डे 1 से पढ़ते आते हैं उनमें यह पता चलता है कि भारत ने सभी धर्मों को साथ रखने के लिए ही संविधान बनाया था। खैर, ये आगे की और आगे हम निकल गए, फिर से हम वापस लौट कर आते हैं। मुसलमान अपने लिए यह मानकर खुश था कि अब अपने मुसलमानों का एक देश अगर हो गया तो टू डिफरेंट नेशन चल पड़ेगा, और इससे साथ करने में मुसलमानों को आसानी होगी। यह मांग धीरे धीरे तेज होती गई। कहां तेज होते हुए अंग्रेज इस चीज में जिन्ना को फ्यूल करते गए। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग की एक कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर में, और यहां पर आकर के जिन्ना ये डायलॉग देते हैं जो आज आसिम मुनीर ने दिया है। जिन्ना का डायलॉग होता है कि हिंदूज एंड द मुस्लिम बिलोंग्स टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफीज, सोशल कस्टम्स एंड द लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, 1940 के बाद आज आप 2025 में हैं, 85 साल बाद भी पाकिस्तान वहीं खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर सोचिए, जिन्ना ने यह बयान देश को तोड़ने के लिए दिया था, भारत को तोड़ने के लिए दिया था। आज वहां 85 साल बाद का बैठा जनरल जो आज स्वतंत्र पाकिस्तान में है, जो जिन्ना का ख्वाब था उस पूरे सपने के साथ बैठा है, उसे फिर यह बयान देने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि रिवाइज कराया जा रहा है नोट्स जनता को कि सुनो, हमारा निर्माण क्यों हुआ था, क्योंकि हम अलग हैं, फिलॉसफीज में अलग हैं, सोशल कस्टम्स में अलग हैं, रिलीजन में अलग हैं, लिटरेचर में अलग हैं, सब तरह से अलग हैं। ऐसे में दो देश एक साथ नहीं रह सकते। इस वजह से मेजॉरिटी के लिए अलग देश हो और माइनॉरिटी के लिए अलग देश हो। यह बात जिन्ना ने 1940 में बोली थी, जो आसिम मुनीर आज बोल रहा है डर करके। इस बाद में क्रिप्स मिशन आया। अंग्रेज इसके बाद में थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि यार मुसलमानों को अलग देश दे कैसे दें। अंग्रेजों ने शुरुआत में इस बात को नहीं मांगा। माउंटबेटन 1947 में जाकर के, मतलब शुरुआत 1946 तक तो यह रही कि कोई तैयार ही नहीं था अंग्रेज की इनको अलग देश दे दिया जाए। हां, यह जरूर था कि शासन एक सिद्धांत के रूप में चलेगा, साथ में इनके लिए एक ऑटोनॉमस रीजन दे दिया जाएगा कि मुसलमान अपना राज यहां करते रहें, देश अलग ना बनाए जाएं। बाकायदा इसके विरोध में 1946 में 16 अगस्त के दिन डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया मुसलमानों द्वारा, जिसमें उनको एक अलग देश की डिमांड थी कि नहीं साहब, हमें तो अपने लिए एक अलग देश चाहिए। भारत में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, मुसलमान अपने आप को अलग प्रूव करने के लिए निकल पड़ा और अपने देश की डिमांड करने निकला। 1947 के अंदर माउंटबेटन ने फिर 3 जून के दिन यह डिसाइड किया कि चलो भाई, अब अलग करो, इन दोनों को अलग अलग देश बनाओ, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उस भारत पाकिस्तान के विभाजन में ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये धर्म से उपजी थ्योरी है। धर्म के आधार पर दो देश होने चाहिए, ये व्यक्ति आज भी वही लाइन बोल रहा है। तो हमारे लिए ये बात आज बोल रहा है, ये नई नहीं है। भारत की मीडिया में इसको बार बार दिखाया जा रहा है कि इसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। 85 साल बाद पहले का जहर है, उसने इस बोतल को फिर से सूंघ लिया है, उसको बोल रहा है। अब तो हमें यह तलाशने की आवश्यकता है कि इसकी अब जरूरत क्या पड़ी कि इसको यह दोबारा जहर उगलना पड़ा। इसकी इनसिक्योरिटीज क्या हैं? इसकी इनसिक्योरिटी यह है कि यह समझने निकल पड़ा है कि आज बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में भी है। पाकिस्तान के अंदर रह रहा मुसलमान भी भारत जाना चाह रहा है। बलूचिस्तान टूटकर अलग होना चाह रहा है। तो इसने धर्म के आधार पर पहले पाकिस्तान को कलमे से जोड़ दिया और उसके बाद याद दिलाया कि हम केवल नेशन फॉर पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के लिए है। इसकी इस गलती से 2 कारण भारत में भी प्रवोक हो सकते हैं, और वो क्या है?
भारत के अंदर कुछ लोग इस बात की जिद पर अड़ सकते हैं कि मुसलमानों को तो वहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने उस समय पर यहां रहने की गलती ही क्यों की, क्योंकि अल्टीमेटली टू नेशन जब बन ही रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश है, तो वहीं जाओ, आसिम मुनीर चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में एक मांग इस बयान की वजह से यह और उग्र हो सकती है कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश क्यों ना हो, और हिंदुओं की जनसंख्या में जब जैन और बुद्धिस्ट को काउंट किया ही जाता है तो इन सबको एक संयुक्त रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सेक्युलर पद को हटा दिया जाए और हिंदू देश रखते हुए मुसलमानों को उठा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस तरह के बयान के ये भी मायने निकाले जाते हैं कि इसका उद्देश्य असल में भारत की सुर्खियों में ही आना था, ताकि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। यह भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जिस समय पार्टीशन हुआ उस पार्टीशन का असर उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में भी देखा गया था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, और उसी जगह इन दिनों मुर्शिदाबाद में दंगे चल रहे हैं। ऐसे में मुर्शिदाबाद को कनेक्ट करते हुए कि एक तरह से इन लोगों को अलग धर्म के नाम पर अलग देश के डिमांड को प्रवोक करा दिया जाए, क्या पता इससे इन्हें कोई राजनीतिक लाभ हो जाए। यही कारण है कि इस तरह के बयान पर भारत में भी तीव्र प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। हेमंत विश्व शर्मा तो इस बात को लिखे कि हां, अब कम से कम हिंदुओं को भी अपने कल्चर पर पहचान हो जानी चाहिए कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी अलग है, हमें अपना धर्म सही से रखना चाहिए, हमें अपनी सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उनको ज्यादा चेरिश करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इतने गाजे बाजों से करोगे तो यहां पे भी गाजे बाजे बजेंगे। ये तो था पहला पॉइंट कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब चलते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज जो है वो है कश्मीर। कश्मीर के बारे में ये बोलते हैं कि साहब ये तो हमारी गले की नस है, गले की नस है, और इस गले की नस को हम अपने साथ अलग होने ही नहीं दे सकते। कश्मीर में जो रह रहे कश्मीरी हैं उनके वीरतापूर्ण संघर्ष को अकेला नहीं छोड़ सकते, और बकायदा पाकिस्तान के लोग दिल में गाजा के मुसलमानों के साथ जैसे भावना रखते हैं ऐसे कश्मीरियों के साथ रखते हैं। बिल्कुल सही है। तुम्हारे कब्जे का जो कश्मीर है वो तो आए दिन तुमसे संभल नहीं रहा है, वहां तो आजादी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर के तुमसे दूर होना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। ये तस्वीरें कोई एआई से बनाई नहीं गई हैं, ये पुरानी समय की तस्वीरें हैं, सामने आपके हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो तुमसे संभल नहीं रहा, वहां के लोग तो यहां आने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप की दम भरने से नहीं हिचक रहे। कश्मीर के नाम पर दिए बयान पर भारत की प्रतिक्रिया आई कि तुम पहले पीओके खाली करने पर विचार करो। चलो, ये प्रतिक्रिया थी। तीसरा बयान दिया इन भाई साहब ने सेना के ऊपर। इन्होंने सेना पर बयान देते हुए बलूचिस्तान का रेफरेंस लिया कि भारत की 13 लाख सेना तो पाकिस्तान को डरा नहीं पाई, कुछ चंद आतंकी हमें क्या डरा लेंगे। अब यह आतंकी की क्या कहानी है, आपको याद होगा इन दिनों पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। इनसे यह कहा गया कि सर आप तो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हो, वहां के लोग ही सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनको अपनी जनता को विश्वास दिलाना था कि देखो ये जो ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं या लोग जो मर रहे हैं, ये कुछ एक लोग जो हैं उनका कमाल है, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। असल मायने में बलूचिस्तान के क्रांतिकारी जो हैं वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत का सपोर्ट हमेशा से मांगते आए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना के चीफ का यह बयान बलूचिस्तान के लोगों की क्रांति को तो छोटा करता ही है, लेकिन झूठ बुलवा देता है कि 13 लाख सेना से हमारा क्या हुआ। तो देखो मैं आपको बताता हूं 13 लाख सेना से क्या हुआ। इनके ये सारे के सारे दावे कितने फुस्सी हैं, इसको अंदाजा इससे लगा लो कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 बार युद्ध हो चुके हैं। 47, 48 का, 65 का, 71 का और 99 का। 71 में तो इनकी 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। तो ये जो लाइन बोल रहे हैं कि 13 लाख सैनिक तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये तो तुम्हारे कौन लगते थे, अब्बा डब्बा कुछ तो होंगे ये, क्योंकि तब तो तुम रहे नहीं होगे। तो एक चीज तो ये है। नंबर दूसरी जो बात है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि साहब हमारा कुछ नहीं हुआ आज से पहले, तो देखो भाई बात ऐसी है कि 1965 के युद्ध में अगर भारत ताशकंद समझौते को नहीं मानता तो भारतीय सेना लाहौर या सियालकोट के अंदर बैठी होती। हम तो वहां तक पहुंच गए थे, ये तो बाद में सीज फायर हो गया और हमें वापस लौटकर आना पड़ा। तो भारतीय सेना ने तो तुम्हें हर बार धूल चटाई है। कारगिल तक तुम आ ही गए थे, फिर तुमको लौटा कर आए।
हम क्या है, दुनिया के सिद्धांतों पर यकीन करते हुए अपनी ही जगह क्लेम करते हैं। अगर हम कभी दौड़ाते हुए अंदर तक तुम्हें ले गए होते तो तुम आज ये बयान ना दे रहे होते। तो तुम इतिहास के अंदर झूठ को आज पढ़ाने की नौबत तक आ गए हो। इसका मतलब पाकिस्तान को अपना अस्तित्व कुछ संकट में लग रहा है। खैर, इस बात पर हम कुछ बोलते, उससे ज्यादा तो बलोच के लोगों ने इनको ग्रिल कर दिया और वो बकायदा तस्वीर लगाकर कहने लगे कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के अंदर भी सरेंडर करती हुई दिखाई देगी। तो बलोच लोगों ने इन्हें भारत की तरफ से पूरा की पूरा कमेंट्री भेजकर दे दिया है कि तुम तो चुप रहो यार, इतना झूठ बोलोगे कैसे चलेगा, सब तो इतिहास बता ही रहा है। चलो कुछ भी नहीं था तो तुमसे फिर बांग्लादेश अलग कैसे हो गया, इतना सा जवाब दे दो, बाकी सब छोड़ दो। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब आते हैं इसको समाहित करते हुए कि इन्होंने फिर ये बयान आफ्टर ऑल दिया क्यों। तो कुल मिलाकर भारत के अंदर सांप्रदायिक नैरेटिव को खड़ा करना, ताकि भारत के लोगों को यह बताया जा सके कि देखो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए खड़ा है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए यह बयान बहुत तुच्छ है। भारत इस तरह के बयानों को तो केवल सोशल मीडिया से ही खत्म कर देता है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज मेरा जन्मदिन है और आप लोगों ने पूरी तरह से कमेंट बॉक्स पर बहुत सारी शुभकामनाएं मुझे प्रेषित करके दी हुई हैं। अगेन आपको हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। आपका हर एक मैसेज, आपका हर एक संदेश जो मुझ तक आप लोग चाहे इस लाइव कमेंट से भेजते हैं या सेशन पूरा होने के बाद भेजते हैं, वो मेरी ताकत बनता है और वो मुझे काम करने की ऊर्जा देता है। आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखें। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बर्थडे विशेष के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, ताकि मुझे लगे कि हां, ये एक संयुक्त परिवार है और लंबे दम तक साथ रहने वाला।